हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तनवर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम सीटेट क्वेश्चन पेपर लेवल 1 का जो फरवरी 2016 में आयोजित किया गया था उसका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा खालिस्तान के रूप में देखा जाना चाहिए। पहला लिखा है बहुभाषी, यानी कि जिस कक्षा में एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग हों उस कक्ष को, उस क्लासरूम को, उस क्लास को बहुभाषी कक्षा कहा जाएगा। तो बहुभाषा को एज ए टीचर आप किस तरह से डील करेंगे? आप उसे समस्या मानेंगे या संसाधन मानेंगे, बाधा मानेंगे या परेशानी मानेंगे? तो इसका आंसर होगा संसाधन, क्योंकि बहुभाषिकता ना तो समस्या है, ना बाधा है और ना ही परेशानी है। आंसर होगा इसका संसाधन। क्वेश्चन नंबर 2, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां निम्नलिखित में से किस चीज़ को प्रदर्शित करती हैं? शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का सूचक है। बिल्कुल गलत है कि गलतियां करना और सफलता असफलता का कोई संबंध नहीं होता है। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए कि बच्चा कुछ कर रहा है तो गलतियां करेगा तभी सीख पाएगा। तो इसका समझने के और चिंतन के अवसर के रूप में इसको लेना चाहिए। कठोरता से एजुकेशन में कठोरता का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। कठोरता यूज नहीं की जा सकती, ना शारीरिक ना मानसिक। चौथा ऑप्शन, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर है। क्लासरूम में हम बच्चों को इस श्रेणी के आधार पर क्लासीफाई नहीं करेंगे। किसी भी श्रेणी पर, चाहे कोई बच्चा होशियार है या कम होशियार है, उत्कृष्ट है या कमज़ोर है, ऐसे बच्चों को कैटेगराइज नहीं करेंगे। इसका आंसर होगा सेकंड, उसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। असफलता का कहीं मतलब नहीं होता, कठोरता भी नहीं है और बच्चों का क्लासिफिकेशन भी नहीं करेंगे। खालिस्तान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यह विचार किसने दिया है? यह विचार पियाजे का दिया हुआ है। यह विचार पियाजे का है। क्वेश्चन नंबर 4, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? जैसा कि इस क्वेश्चन के कीवर्ड से पता चल रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र यानी कि जो भी टीचर मेथड यूज करेगा वो सब बच्चों के स्तर को देखकर यूज करेगा, बच्चों के अकॉर्डिंग यूज करेगा। बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, ये तो एक तरीके से टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हो गई। जो पहले थी, जो टीचर का जो मन है, जो कराना है, जैसे कराना है अपने तरीके से कराता था। पहला तो नहीं होगा। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बच्चों की अभिव्यक्ति, देखिए उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन, जब बच्चा सक्रिय रूप से एक्टिविटीज़ में भाग लेगा, सक्रिय रूप से समस्या समाधान करेगा तो अच्छे तरीके से सीख पाएगा। उसका आगे कह रहा है बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। स्वतंत्रता देना तो ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना संभव नहीं है। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। क्वेश्चन नंबर 5, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? कोई कठिन परिस्थितियां हैं, कोई जटिल समस्या है, उसका सॉल्यूशन करने के लिए अध्यापक किस तरह से उनकी हेल्प कर सकता है? कोई भी सहायता न देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। अध्यापक की भूमिका एक सुविधादाता की होती है, तो जहाँ समस्या आएगी अध्यापक उनकी सहायता तो करेगा। उस पर भाषण देना कोई तरीका नहीं होता है। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिख करके और प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, देखिए प्रतियोगिता को बढ़ावा तो देना कहीं है ही नहीं। प्रतियोगिता को बढ़ावा विद्यालय में बच्चों के आपस में नहीं करना है। क्या करना है? कोई भी सहायता न देकर कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश देना। भाषण देना में प्रभावशाली नहीं है। सहायता न करें तो अध्यापक विद्यालय में है किस लिए? प्रतियोगिता को बढ़ावा हमें नहीं देना है। सब बच्चे अपने आप में अलग क्वालिटी रखे हो, दूसरे तुलना करना सही नहीं माना जाता। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में
पुनर्प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, कि जैसा सिखाया गया है हूबहू उसको वैसे प्रस्तुत कर दें। यदि कोई ऐसी अपेक्षा रखता है तो यह क्या तरीका है? एक प्रभावी आकलन युक्ति है? बिल्कुल नहीं है, कि कोई भी बच्चा या कोई बड़ा जिसको जो चीज़ सिखाई गई है उसको एज इट इज़ नहीं कह सकता और उसमें अपने विचारों का सामंजस्य जरूर बिठाएगा, अपने विचारों को जरूर शामिल करेगा। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनरुत्पादित नहीं करते हैं। अपने अनुभव भी तो उसमें जोड़ेगा और सभी जोड़ते हैं, तो एज इट इज़ करना तो रटना हो गया और एजुकेशन में रटना अच्छा नहीं माना जाता है। तो आंसर इसका सेकंड ही है। अच्छा है क्योंकि हमारे मन में है, हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। अच्छा है कुछ नहीं, इसका आंसर आपका बनेगा सेकंड। जब विद्यार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उन्हें सीखने का वक्र कैसा होता है? कोई विषय है दे दिया है, कोई समस्या है, उसको कक्षा में बच्चों के बीच में रख दिया कि भाई आप इस विषय पर चर्चा करिए, तो इससे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा? स्थिर रहेगा, अवनत होगा यानी कि कम होगा, समान रहता है? ऐसा नहीं। जब बच्चे डिस्कस करेंगे तो उनका जो शिक्षण का स्तर होगा, उनका सीखने का वक्र है वो बेहतर होगा, पहले से ज़्यादा सीखेंगे। बच्चा भाग लेगा तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा उसका, अपने अनुभव रखेगा और अपने आप को महत्वपूर्ण समझेगा और वो बच्चा इम्प्रूवमेंट करेगा, ज़्यादा सीखेगा। आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 8। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह खालिस्तान नमूने का अनुगमन करती है। ये तो एक विकास सभी का एक जैसा नहीं होता, किसी का जल्दी होता है, किसी का देरी से होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो दिया गया किस नमूने का अनुगमन करता है? अव्यवस्थित कह सकते हैं, अप्रत्याशित कह सकते हैं, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ये क्रमबद्ध होगा और व्यवस्थित होगा, जैसे कहेंगे सिर से पैर की तरफ होगा, क्रमबद्ध और होगा और व्यवस्थित तरीके से होगा। तो आंसर बनेगा इसका 3rd। विकास के निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? कि बच्चे की या किसी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर माना जाएगा? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। बिल्कुल ठीक बात है। बच्चे के विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का, माहौल का बहुत बड़ा रोल होता है। विकास एकल आयामी है, गलत है। बहुआयामी होता है। विकास प्रत्यक्ष होता है, विकास प्रत्यक्ष नहीं होता। वृद्धि और विकास एक दूसरे के मिले जुले रूप होते हैं। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, ऐसा नहीं है। विकास जन्म से पूर्व स्टार्ट हो जाता है और जब आदमी आखिरी सांस तक उसका विकास होता रहता है। तो आंसर बनेगा इसका 1st। क्वेश्चन नंबर 10। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? सब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, 2 या 4 व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें अलगाव होता है, उनके विचारों में, उसके शारीरिक, मानसिक, सब तरह से उनमें कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। तो इस अंतर का मुख्य कारण क्या होता है? जन्मजात विशेषताओं के कारण? ऐसा कुछ नहीं है, जन्मजात नहीं है, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो दोनों चीज़ हैं। हमारे अंदर जो कुछ गुण है हमारे माता पिता के हैं और उसके बाद जो मिला हमें वातावरण। सब बच्चे एक दूसरे वंशानुक्रम और वातावरण का ही प्रोडक्ट होते हैं। तो आंसर बनेगा इसका 2nd। जन्मजात से दूसरा आपके आनुवांशिक गुणों की तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन वातावरण के द्वारा आनुवांशिक गुणों में बदलाव आ जाता है और सिर्फ वातावरण का भी प्रभाव नहीं होता, दोनों का प्रभाव होता है। आंसर बनेगा 2nd। बच्चों के समाजीकरण में परिवार खालिस्तान भूमिका निभाता है। बच्चे के समाजीकरण में परिवार की मुख्य भूमिका होती है। बच्चे का समाजीकरण परिवार से ही समाप्त स्टार्ट होता है और उसके बाद विद्यालय, आस पड़ोस है, समाज और देश तक पहुंचता है। फिर कि समाजीकरण स्टार्ट होता है परिवार से, परिवार का मुख्य रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? देखिए यहाँ पर पियाजे की 4 अवस्थाएं दी गई हैं। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ, कल्पनापरक खेल, शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक होता है। मूल संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। सब कुछ सारे उल्टे पुल्टे दे रखें, सिर्फ चौथे का आंसर इसमें सही है। संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। यह होता है आपका 7 से 11 साल के बीच में। जब कंक्रीट ऑपरेशन जो स्टेज आती है 7 से 11 साल के बीच में, और इस आयु वर्ग का बच्चा चीज़ों को वर्गीकरण करना सीख जाता है। बाकी 3 ऑप्शन मैच नहीं करते हैं। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह खालिस्तान की समझ को प्रदर्शित
कर रही है। कार्य और कारण, धूप होगी तो कपड़े जल्दी सूखें, कार्य और कारण को निर्देशित कर रही है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खालिस्तान भिन्न होता है बजाय आकार और मूर्तपरकता प्रकार। ये सही है बिल्कुल। बच्चों का चिंतन का जो तरीका होगा वह वयस्कों के चिंतन के तरीके से अलग हो सकता है, वयस्कों से प्रकार में भिन्न हो सकता है। कुछ बच्चे, छोटे बच्चों का चिंतन अलग टाइप का होगा बजाय मात्रा की। मात्रा कुछ नहीं कह सकते, छोटे हो सकता है, छोटे बच्चे चिंतन बड़ों से भी ज़्यादा करते हों। तो यहाँ पे प्रकार में भिन्न होता है मात्रा की। मात्रा नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि छोटा बच्चा होगा उसका चिंतन वयस्कों के चिंतन से बिल्कुल अलग होगा, प्रकार में अलग होगा। मात्रा के बारे में निश्चित हम नहीं कह सकते। तो आंसर बनेगा इसका सेकंड। 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण? बच्चे की आप सहायता करना चाह रहे हो तो इनमें से कौन सा सबसे अच्छा माना जाएगा? विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए भाषण देना इतना प्रभावशाली नहीं होता है जितना कि करके होना होता है। जितना आप करके दिखाओगे या बच्चों के द्वारा करवाओगे वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा, भाषण देना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना और मूर्त और मूर्त दोनों प्रकार के उदाहरण देना। चौथा है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। यह इसका राइट आंसर होगा। अनुबोधन करना और उनको संकेत देना और जहाँ परिस्थितियाँ हों उनसे प्रश्न पूछना और उनको बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 16, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? जैसे पहला था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है उसके सिद्धांत को, और बच्चा अनुकरण के द्वारा नहीं, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके बच्चा सीखता है। किसके साथ? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके बच्चा सीखता है। ये वाइगोस्की का मानना था। अनुकरण का तो बंडूरा का सिद्धांत हो जाएगा। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं नैतिक विकास के चरण। कौन से प्रस्तुत किए हैं? नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं कोहलबर्ग ने। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है? इसमें 4 परिस्थिति दी गई हैं। इन 4 परिस्थितियों में कौन सी परिस्थितियाँ शो करती है कि जहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है? फर्स्ट ऑप्शन, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होती है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। देखिए एकमात्र तो एजुकेशन में कहीं आता ही नहीं है। जहाँ पे एकमात्र वर्ड आ गया वो आपको नेगेटिव होगा, और एकमात्र संसाधन नहीं होती। उसके बाद बहुत सारे बच्चा है, अध्यापक है, पाठ्यक्रम है, विद्यालय है और बहुत सारे मेथड हैं, सब संसाधन ग्रुप में काम करते हैं। ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। तो बच्चे अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं और अध्यापक उनको से ऑब्जर्व कर रहा है, उनका हल्का फुल्का मार्गदर्शन कर रहा है। ये आंसर इसका राइट होगा। नंबर 3, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का पुरस्कार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। दंड का प्रावधान कहीं नहीं होता एजुकेशन में। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। देखिए याद करना भी कहीं नहीं आएगा और उसमें दे रखा है दंड का संचालन, ये भी कहीं नहीं आएगा। तो आंसर बनेगा इसका सेकंड, और एकमात्र भी कहीं नहीं आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में 4 कीवर्ड आए आपके। एक तो हो गया तुम्हारा एकमात्र, एक हो गया दंड और तीसरा हो गया याद करना। ये सारे तीनों वर्ड आपके नेगेटिव में यूज़ किए जाते हैं, ना कि पॉजिटिव में। तो आंसर बनेगा इसका सेकंड। बुद्धि क्या है? एक अकेला और जातीय विचार है, ऐसा नहीं है। दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, यह भी नहीं है। एक विशिष्ट योग्यता होती है और किसी के अंदर अलग अलग स्तर की, अलग अलग प्रकार की और अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, पहले इस टाइप से मिलता जुलता आया था। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कैसा माना जाता है? अति संवेदनशील माना जाता है, अति संवेदनशील माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, एक सह शिक्षा में को एजुकेशन है, लड़के और लड़कियां दोनों एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। ये टिप्पणी क्या शो कर रही है? देखिए ये क्वेश्चन आपके लैंगिक पूर्वाग्रह पर, जेंडर बायस के टॉपिक पर आधारित है। और कक्षा कक्ष में हमें बच्चों से लिंग के आधार पर कोई भी विरोधाभास या कोई भी अंतर उनमें हमें नहीं करना, सबके साथ समानता का व्यवहार करना है। तो किस चीज़ को शो कर रहा है?
लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, बिल्कुल अच्छा उदाहरण नहीं है, वो उनमें अंतर कर रहा है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, ये बिल्कुल ठीक ठाक है कि पहले से मानते रहते हैं, स्टेप से करो तो रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित करता है। और रूढ़िबद्धता आज यूज नहीं की जाती है, आज नए नए तरीक़ों से शिक्षा दी जा रही है। लड़कियों पर लड़कों की जे वैज्ञानिक महत्ता का उजागर करता है, गलत है। जाति भेदभाव का परिचय है, ये भी गलत है। तो आंसर बनेगा इसका 21 का सेकंड। लड़के लड़कियों में भेद की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। 22 आकलन जो करते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावनाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। प्रतियोगिता की भावना बच्चों में कहीं भी विकसित नहीं करनी है। बच्चा अपने आप इंप्रूवमेंट करे, दूसरों से तुलना उसकी नहीं करनी है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है। तनाव के लिए इसको यूज़ आकलन तनाव के लिए नहीं होता है। यह सीखने में सुधार का एक तरीका है। जब बच्चे का हम आकलन करेंगे तो उसमें उसका निदानात्मक और उपचारात्मक किया जाएगा और उसमें क्या सुधार करना है, कितना करना है, उस सब के बारे में अध्यापक जान सकेगा। तो आंसर बनेगा इसका थर्ड। बच्चों को लेबल करके और वर्गीकृत करने की अच्छी नीति। देखिए एजुकेशन में इसको कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता। बच्चों को लेबलिंग करना, वर्गीकृत करना सही नहीं है और सही नहीं माना जाता। यदि जहाँ मिले इस टाइप का, उसको आपको नेगेटिव में ही लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। समावेशन जहाँ पे सभी बच्चों को, चाहे विशेषता वाले हों चाहे सामान्य हो, चाहे वे दिव्यांग हो चाहे कैसे बच्चों, सभी को एक साथ मिलकर एक विद्यालय में पढ़ाना, ये समावेशन के कंसेप्ट के बारे में बात करता है। तो कौन सा पॉइंट इसमें से दिखाता है कि हाँ यहाँ पे समावेशन को प्रदर्शन किया गया है। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। हम कैसे कह सकते हैं कुछ बच्चे बिल्कुल सीख नहीं सकते, गलत तरीका है बिल्कुल। हम किसी बच्चों को ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, बिल्कुल करेक्ट है। सभी को एक जैसे विद्यालय में मानना है। तीसरा ऑप्शन कहा गया है, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार होते हैं। देखिए इन चीज़ों का वर्णन आपने चाहे DED किया है, JBT किया, BED किया है, आपने पूरी साइको में इन चीज़ों कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। अलग बच्चों को हमें नहीं करना, सबको इकट्ठा करके पढ़ाना है, एक साथ पढ़ाना है। तो आंसर बनेगा सेकंड। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 24, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए। जो पिछड़े वर्ग से आते हैं या हास्यकरण से जो बच्चे आते हैं, उनके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। बिल्कुल ठीक है, जानकारी भी उनका स्तर कैसा है, उनका सामाजिक सांस्कृतिक स्तर कैसा रहने का, उनका पूर्व ज्ञान कितना है, उन सब के बारे में जानकारी करें और उनसे चर्चा करें ताकि अपने आप को वो इसका मुख्य हिस्सा मानेंगे। उन्हें कक्षा में अलग बिठाया जाए, बिल्कुल ही गलत है, हो ही नहीं सकता। उन पर ध्यान न दें, ऐसा भी नहीं हो सकता। ध्यान क्यों दें, बच्चा है तो विद्यालय में सबको ध्यान हमें देना पड़ेगा। उन्हें बहुत से लिखाई कार्य दें, डेडलाइन नहीं कर सकते, लिखाई कार्य दे दें, उनकी तरफ ध्यान न दें, अलग बैठाया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। उनको महत्व देना है और उनको चर्चा में शामिल करना है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निरोगता की पहचान करता है। अपमानजनक व्यवहार करता है तो बी को डी, वाज को शा और 21 को। देखिए पहला तो इसमें अपने आप हो गया कि निरोगता वाला बच्चा हमेशा अपमानजनक व्यवहार करेगा, ये बिल्कुल नहीं कह सकते। कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, ये कुछ जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 और 4 थोड़े से नज़दीक हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निरोगता को शो करता है या पहचान करता है। यह मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड में जल्दी जल्दी परिवर्तन होना। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, यानी जिसको कम दिखाई देता है, उसके लिए आप एज ए टीचर कक्ष में कैसे करोगे, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसे किसी काम की नहीं, क्यों नहीं देनी चाहिए। जो पूर्ण रूप से अंधे हैं, ब्लाइंड हैं, वो लोग भी आज अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, तो नहीं कह सकते उनके किसी काम की नहीं है। और ब्रेल सिस्टम से उनको पढ़ाया भी जा सकता है, वो तो पूर्ण रूप से इसको थोड़ा दिखाई देता है।
उसे अलग संस्करण डालने की आवश्यकता नहीं जी। हम समावेशी शिक्षण का के टॉपिक पढ़ रखा है और आपके सिलेबस में दे रखा है, तो समावेशन नहीं, सब बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाना। विशेष प्रावधान करके उसे नियमित विद्यालय में रखना, जैसा सामान्य विद्यालय उसी में कुछ विशेष रूप से प्रावधान किए जाएं और उन्हीं में उनको पढ़ाया जाए, यह तरीका प्रभावशाली और अच्छा है। तो विशेष विद्यालय में ना करके उन्हें सामान्य विद्यालय में विशेष प्रावधान करके उनको पढ़ाया जाना चाहिए। बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। विशेष प्रावधान तो करना पड़ेगा उसके रिक्वायरमेंट के लिए, उसको कम दिखाई दे उसको आगे बैठा सकते हैं, और कोई इंस्ट्रूमेंट हैं जो संभव हो उनको यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सीखना क्या होता है? या सीखने का संवेगों से क्षीण संबंध बिल्कुल नहीं। जितने संवेग हमारे अव्यवस्थित होंगे, जितने संवेग हमारे जल्दी जल्दी बदलेंगे, उतना हमें सीखने में समस्या खड़ी होगी। सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। यदि हमारा मूड खराब है तो हम नहीं पढ़ सकते, हम बहुत खुश हैं तो भी हम नहीं पढ़ सकते। तो संवेगों का तो संबंध सीखने से होता ही होता है। सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है, करेक्ट आंसर है। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, गलत आंसर बनेगा इसका थर्ड। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित। देखिए एजुकेशन में कहीं नहीं आएगा हतोत्साहित, शब्द जहाँ गया वो नेगेटिव वे में। हतोत्साहित कैसे कर सकते हैं बच्चों को? बच्चों को तुम्हें उत्साहित करना है, बच्चों की सक्रिय भागीदारी रखनी क्लासरूम में, हतोत्साहित नहीं करेंगे। और उसे कहना चाहिए कि शिक्षिका की सुने और उसका अनुकरण करें, बिल्कुल गलत है, नहीं कर सकते। नंबर 2, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, यानी कि एक ही मेथड से उनको पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। बच्चों के स्तर के अनुसार, बच्चों की रुचियों के अनुसार, बच्चों के लेवल के अनुसार उनके लिए अलग अलग टीचिंग मेथड हमें यूज़ करने पड़ेंगे। कहीं व्याख्यान मेथड अच्छा है, कहीं पर अच्छा नहीं होगा। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात। तो व्याख्या भी दें और उस विषय पर बच्चों के साथ चर्चा करें, तो चर्चा करेंगे तो बच्चों के लिए इफेक्टिव होगा। बच्चों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। जिस भी विषय में लगे, जिस भी पॉइंट में आपको लगे, जिस भी ऑप्शन में आपको लगे कि यहाँ पर बच्चे की सक्रिय भागीदारी की बात है, तो आंसर के काफ़ी नज़दीक होता है। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है, बिल्कुल नहीं है। तीसरा करेंगे जी, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय भागीदारिता का क्या अर्थ है? शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, बिल्कुल गलत तरीका है। ठीक है, मानते हैं कि बंदूरा के सिद्धांत के अनुसार बच्चे मॉडलिंग करते हैं, नकल करते हैं, लेकिन सिर्फ यही करना गलत तरीका है। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, यहाँ डिबेट के बारे में, डिस्कशन के बारे में बात कर रहा है, तो बच्चों से ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना एजुकेशन में कहीं अच्छा नहीं माना जाता। याद करना भी कहीं भी, रटना भी चीज़ों को अच्छा नहीं। याद करना, प्रत्यास्मरण करना और सुनाना, ये भी नहीं। तो आंसर होगा इसका सेकंड, क्योंकि याद की हुई चीज़ हम आगे भविष्य में किसी काम नहीं आती हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर तो परफॉर्मेंस अच्छी हो ही नहीं सकती। बच्चा दबाव में क्रिएटिविटी दिखाई नहीं सकता अपनी रुचि से। हाँ, यदि किसी विशेष गतिविधि में बच्चा अपने इंटरेस्ट से भाग ले रहा है तो उसमें उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल के आएगी और सृजनात्मकता का भी प्रदर्शन होगा। पुरस्कार के लिए कर रहा है तो भी लालच में कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस हो सकता है उसमें अच्छी ना आए। शिक्षक की डांट से बचने के लिए डांट का प्रावधान भी कहीं नहीं होता। सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस तब आएगी जब बच्चा अपनी रुचि से किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पे 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए लाभकारी होंगे। आने वाले एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।